नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जो आरआरबी टेक्नीशियन और ग्रुप डी जैसे अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, पाचन तंत्र वैसा अंग जो भोजन पाचन में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तंत्र होता क्या है। तो दोस्तों, तंत्र यानी सिस्टम मानव शरीर में एक तंत्र सिस्टम अंगों का एक समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उसे ही तंत्र या सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भोजन पाचन तंत्र जो है, जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद ग्लूकोज में बदलना, वसा का पाचन के बाद वसीय अम्ल में बदल जाता है। ऐसे ही तीसरा नंबर में हम देखेंगे प्रोटीन, जो पाचन के बाद अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नोट में हम देख सकते हैं दोस्तों, विटामिन, खनिज, मिनरल शरीर में पाचन नहीं होता। ये पहले से ही सूक्ष्म होते हैं और पाचन संभव नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आहार नाल, तो दूसरा भाग संबंध पाचक ग्रंथि होती है। आहार नाल के बारे में हम देख सकते हैं कि ये मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल का जो लंबाई है लगभग 32 फीट और मीटर में 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के अंतर्गत भोजन मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा द्वार आते हैं। ये सब आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भाग जो संबंध पाचक ग्रंथि है, यह ग्रंथि भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। जैसे लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सभी संबंध पाचक ग्रंथि का दूसरा भाग है। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है तथा छोटी आंत में पूर्ण पाचन होती है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम पाचन की स्टेप। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँ कि कई एग्जाम में पूछ चुका है कि भोजन कैसे पचता है या पाचन के कितने स्टेप होते हैं। तो आज हम एकदम आसान भाषा में पाचन की स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि ये टॉपिक आपको कभी भी कंफ्यूज ना करे। तो देखते हैं पाचन की स्टेप। दोस्तों, जो भोजन हम खाते हैं, सबसे पहले उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर अवशोषण होने के बाद फिर उसका स्वागीकरण होता है, फिर बचे हुए भोजन को हम मल त्याग या उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि अंतग्रहण होता क्या है। तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। दूसरा स्टेप जो पाचन है, यह जटिल खाद्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तीसरा जो अवशोषण है, पचे हुए भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है। स्वागीकरण जो पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए या वृद्धि के लिए हमारे शरीर में जो भोजन का उपयोग होता है, वो स्वागीकरण के रूप में होता है। अपचित भोजन, पांचवा हम देखेंगे मल त्याग या उत्सर्जन। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया
को ही उत्सर्जन या मलत्याग के रूप में जानते हैं। मानव पाचन तंत्र की संरचना या आहार नाल के अंतर्गत आने वाले अंग या पार्टों के नाम। तो चलिए देखते हैं आहार नाल के अंतर्गत आने वाले पार्टों के नाम। पहले नंबर पे हम यहाँ देख सकते हैं मुख गुहा, दूसरे नंबर पे ग्रास नाली, तीसरा पे आमाशय या पेट, चौथा में छोटी आंत और पांचवा में बड़ी आंत को देख सकते हैं। तो चलिए इन सभी पार्टों को हम रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे चित्र के माध्यम से बाकी सभी अंगों को देखेंगे। तो मुख गुहा के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में दो जबड़े में निचला जबड़ा गतिशील होता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ग्रास नली के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होती है। यह भोजन को कर्माकुचन द्वारा पेट तक पहुँचाता है। आमाशय के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं यह अंग्रेजी अक्षर के जे आकार का होता है। यह भोजन को 4 से 5 घंटे तक रोककर रखती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आमाशय के बारे में। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसकी दीवारें म्यूकस कोशिका की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे छोटी आंत के बारे में। यह भोजन का पुनर्पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पुनर्पाचन होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। छोटी आंत का व्यास 1 इंच या 2.4 सेंटीमीटर होती है। पाचन संबंधी सबसे अधिक क्रिया छोटी आंत में ही होती है। नेक्स्ट हम बड़ी आंत के बारे में रीड कर लेते हैं, फिर बाकी सब अंगों को हम चित्र के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, मोटाई 3 इंच होती है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। यहाँ भोजन पाचन नहीं होता, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत में 3 भागों में विभक्त होती है। पहला भाग सिकम, कोलम और रेक्टम या गुद्दा कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे चित्र के माध्यम से। हम यहाँ आहार नाल के पांचों अंग को देख सकते हैं। पहला अंग जो था मुख गुहा, दूसरा अंग जो था ग्रसिका हम यहाँ देख सकते हैं या ग्रास नाली भी इसे कहा जाता है। तीसरा पार्ट जो था वो था आमाशय या पेट, जो हम चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं जो जे आकार का घुमा हुआ है। और चौथी अंग जो थी छोटी आंत वो हम यहाँ देख सकते हैं क्षुद्रांत भी जिसे कहा जाता है। बड़ी आंत जिसे बृहदांत या बड़ी आंत के नाम से भी जाना जाता है जो मोटी और रेड कलर का है। बड़ी आंत में एक अवशेषी अंग मौजूद होते हैं जिसे प्रेषिका कहा जाता है। चलिए आगे हम इन सभी पार्टों को और चित्र के माध्यम से और अधिक डिटेल में देखने वाले हैं। तो पीछे हम देख चुके हैं आहार नाल का पहला अंग मुख गुहा के बारे में। अब हम देखते हैं मुख गुहा में क्या क्या मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं मुख गुहा में पहला भाग दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार ग्रंथि मौजूद होते हैं। तो हम दांत के बारे में यहाँ कुछ देख लेते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। हमारे दांत की ऊपरी सतह पर मौजूद इनमेल हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। दांतों का निर्माण में 85% कैल्शियम फास्फोरस, 10% कैल्शियम कार्बोनेट, शेष भाग में कैल्शियम क्लोराइड होता है। दांत के 2 भाग होते हैं, शिखर और जड़ यानी रूट। इनमेल दांतों की रक्षा करता है। क्लोरीन
दांतों की मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीभ के बारे में। यह पेशीय अंग है। जीभ यह एक हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। लार में 98% जल, 2% एंजाइम होते हैं। लार एमिलेस, लाइसोजाइम, टाइलिन, डास्टेन तथा मयूलन निकलती है। लार ग्रंथि के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार निर्माण करती है। सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, पहला है प्रोटीड, दूसरा है सबलेक्सरी, तीसरा है सबलिंगुअल। नेक्स्ट हम दांतों के बारे में देखेंगे। समदंती जानवर मछली और मगरमच्छ होते हैं। ये ऐसे जानवर होते हैं जिसके सारे दांत एक ही प्रकार के दांत होते हैं। सर्वाधिक दांत सूअर और घोड़े में पाए जाते हैं। सर्वाधिक 44 दांत होते हैं। मच्छर में 47 दांत, गाय तथा भेड़ में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क या एडल्ट मानव में दांतों की संख्या 32 होती है, जिसमें ऊपरी जबड़ा में 16 दांत तथा निचली जबड़ा में 16 दांत मौजूद होते हैं। तथा एक शिशु में दांतों की संख्या 20 होती है, जिसमें ऊपरी जबड़ा में 10 दांत तथा नीचे जबड़ा में 10 दांत मौजूद होते हैं। अक्कल दांत, अस्थायी दांत 18 साल की उम्र के बाद निकलते हैं। इसकी संख्या 4 है। यह एक अवशेषीय अंग होती है। चित्र के माध्यम से हम यहाँ दांतों के प्रकार को देख सकते हैं। पहला है कृतंक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। कृतंक की दांतों की संख्या 8 होती है। इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को काटने के काम आता है। इन्हें नोज टीथ भी कहते हैं। शाकाहारी जानवरों में कृतंक चौड़ा होता है। रदनक की संख्या 4 होती है। ये नुकीली दांत होती है। रदनक चीर फाड़ करने का काम आता है। मांसाहारी जानवरों में रदनक अधिक नुकीला होती है। तीसरा जानेंगे अग्रचवर्णक। इसकी संख्या 8 होती है। भोजन का पीसना या ग्राइंडिंग करना अग्रचवर्णक का ही कार्य होता है। बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं होता। अग्रचवर्णक को चीक टीथ भी कहते हैं। आगे जानेंगे चवर्णक। इसकी संख्या 12 होती है। इसका कार्य है लार मिलाकर चबाना और भोजन को पीसना। अग्रचवर्णक को विस्डम टीथ भी कहते हैं। मानव के दांतों की विशेषताएं। एक बार आने वाले दांतों की संख्या 12 होती है, जिसे गृहदंती, एक बार दंती या विषम दंती के नाम से भी जानते हैं। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 होती है, जिसे द्विबार दंती कहा जाता है। कुल मिलाकर जीवन भर में 52 दांत आते हैं। आगे हम लार ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला पैरोटिक, दूसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरा मैक्सिलरी लार ग्रंथि। पैरोटिक लार ग्रंथि जो होती है वो कानों के पास, यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह तीनों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिक लार ग्रंथि के बारे में देख सकते हैं। इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। जब विषाणु द्वारा संक्रमित होती है तो इसमें सूजन आ जाता है, जिसे गलसुआ या मम्स कहते हैं। सबलिंगुअल लार ग्रंथि के बारे में देखेंगे। जीभ के नीचे या पीछे में मौजूद होते हैं। यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तीनों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो जीभ के नीचे पाए जाते हैं। मैक्सिलरी लार ग्रंथि यह जबड़े के नीचे होते हैं।
यह 70 से 75% लार उत्पादित करता है। नेक्स्ट हम आमाशय के बारे में देखेंगे, जिसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो कार्डिया होता है, दूसरा भाग फंडस और पश्च भाग पाइलोरस या पाइलोरिक कहते हैं। आमाशय जो है यह अंग्रेजी के जे अक्षर का आकार का होता है। यहाँ भोजन 4 से 5 घंटा तक रहता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय। इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकस कोशिका की बनी होती है। आमाशय के तीनों भाग जैसे अग्रभाग कार्डिया, मध्य भाग फंडस और पश्च भाग पाइलोरस और पाइलोरिक के बारे में जानते हैं। तो कार्डिया के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं, कार्डिया से HCl निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट हम कार्डिया के बारे में देखेंगे। HCl कीटाणुओं को मार देता है, यह भोजन को अम्ल बना देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे HCl एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम मध्य भाग फंडस के बारे में देखेंगे। इसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रुज्जी कहते हैं। यह भोजन को रोककर रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यह भोजन नहीं किए रहते हैं तो जब हम भोजन नहीं किए हुए रहते हैं तो यह रुज्जी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और हमें चुभन लगने लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइलोरिक के बारे में। इसी में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि का काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक होना कहते हैं। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला है म्यूकस कोशिका, दूसरा है पेप्टिक कोशिका, तीसरा है भित्ति कोशिका। नेक्स्ट हम छोटी आंत यानी क्षुद्रांत के बारे में देखेंगे। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग डेडुनम, दूसरा भाग जेजुनम, तीसरा भाग इलियम। आगे हम इन तीनों भाग के बारे में जानते हैं। डेडुनम, दूसरा भाग जेजुनम, तीसरा भाग इलियम। जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत और इलियम को क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। डेडुनम अंग्रेजी यू अक्षर की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। डेडुनम आमाशय के बाद भोजन कायम ग्रहणी में आता है। डेडुनम जहाँ इसमें पित्त मिलता है और वह क्षारीय हो जाता है। डेडुनम इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, बल्कि डेडुनम में 2 प्रकार का हार्मोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम जेजुनम या अग्र क्षुद्रांत के बारे में। यह पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ग्रहणी के बाद भोजन जेजुनम में जाता है और जेजुनम के बाद इलियम क्षुद्रांश में पहुंचता है। इलियम के बारे में देखते हैं। इलियम अंतिम भाग होती है। यहाँ भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है। इन सभी रस को सक्स इंट्रिकस कहते हैं। आगे हम इलियम के बारे में और देखेंगे। इलियम में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे इरेप्सिन, लाइपेज, मल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम क्षुद्रांत में उंगली जैसी संरचना पाई जाते हैं, जिसे पोषक तत्व का अवशोषण करती है, विलाय कहलाती है। छोटी आंत की कुछ प्रमुख हार्मोन हम लोगों ने यहाँ देखा था कि छोटी आंत से कुछ 2 प्रकार के हार्मोन निकलती है जो डेडुनम के भाग से। एक हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा है सिक्रेटिन।
दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि कोलेसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या है। कोलेसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या है, तो यह हार्मोन का कार्य यह पित्ताशय से पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षार्य हो सके। दोस्तों छोटी आंत के ट्यूडिनम से जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है उसका कार्य है पित्ताशय से पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करना ताकि भोजन क्षार्य हो सके। दूसरा हार्मोन जो है सिक्रेटिन, यह इसका कार्य है यह अग्नाशय रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन अच्छा से पच सके। तो ये दोनों हार्मोन का कार्य हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम और उसके कार्य को देखेंगे। तो छोटी आंत में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे इरेप्सिन है, लाइपेज है, मल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। तो दोस्तों इन सभी के कार्य को हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों इरेप्सिन का जो काम है, इरेप्सिन एंजाइम का जो काम है यह प्रोटीन को पचाता है। इरेप्सिन एंजाइम का जो क्या कार्य है यह प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है और यह प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन कौन करता है, ये इरेप्सिन ही करता है। दूसरा एंजाइम लाइपेज के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का। यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो लाइपेज है ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ऐसे ही बाकी एंजाइम जैसे मल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज को दोस्तों हम यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे मल्टेज का कार्य जो है वो मल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टेज ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। और जो सुक्रेज एंजाइम है ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों ये था छोटी आंत के हार्मोन और एंजाइम और उनके कार्य के बारे में हम लोग ने देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे बड़ी आंत को। अब हम आहार नाल की आखिरी और अंतिम भाग बड़ी आंत को देखने वाले हैं। दोस्तों बड़ी आंत की जो कुल लंबाई है वो 1.5 मीटर के लगभग होती है और इसकी मोटाई 3 इंच लगभग होती है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है किंतु लंबाई में छोटी होती है। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में जो है भोजन का पाचन नहीं होता, केवल इसमें जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है प्लस इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग इसका होता है सिकम, दूसरा भाग कोलम और तीसरा भाग रेक्टम या गुद्दा भी बोल सकते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ आपस में मिलते हैं वो जगह सिक्कम होता है। कोलम में जल का अवशोषण होता है, म्यूकस का निर्माण होता है, पचे हुए भोजन को चिपचिपा बनाना, ये सब कोलन का ही काम है। साथ में एक अवशेषी अंग मौजूद होते हैं जिसे उंडुक या अपेंडिक्स बोला जाता है। ये छोटा सा जो अंग अस्ट्रा होते हैं ये जानवर का मुख्य कार्य होता है। हमारे मनुष्य में इसका कोई काम नहीं होता है। जानवर में यह अंग जो है वो काफ़ी बड़ा होता है जो सेल्यूलोज को पचाने के लिए होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा था, जो एक था आहार नाल तो दूसरा संबंध पाचक ग्रंथि। तो दोस्तों हम लोगों ने आहार नाल का हर एक पार्ट को बढ़िया तरह से स्टडी कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको
अच्छे से और बढ़िया से समझ आए होंगे। हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्लास में संबंध पाचक ग्रंथि के बारे में देखने वाले हैं, जो बहुत ही रोचक और मज़ेदार होगा। साथ ही संबंध पाचक ग्रंथि वाला वीडियो में ही हम लोग सारे मोस्ट एमसीक्यू को करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।